हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिया शादी के मंडप में बैठी अपने दूल्हे का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है और बोलती है, कब आएंगे वो? ये इंतजार के पल तो मुझ पर भारी पड़ते जा रहे हैं। बस एक बार उनके साथ 7 फेरे ले लूं, फिर मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से उसकी माँ संध्या उसके पास आकर, तू यहाँ से उठ, कोई नहीं आने वाला। अरे माँ ऐसे मत बोलो, वो बस आता ही होगा। तभी बेड पर पड़ी हुई दिया को उसकी माँ एक जोर से मारकर जगाते हुए बोलती है, अब उठ जा निकम्मी, या एक आध और लगा दूं तेरे कान के नीचे। क्या माँ, उसके आने तक तो रुक जाती, मेरी शादी होने वाली थी। एक काम कर, तू ना मरी भैंस की तरह दोबारा सो जा, क्योंकि तेरे इन दांतों की वजह से तेरी शादी तो वैसे ही नहीं होने वाली। कम से कम सपने लेकर तुझे शादी का सुकून तो मिल जाएगा ना, सो जा। क्या माँ, एक तो सपना पूरा नहीं होने दिया, ऊपर से सुना रही हो। नाश्ता बना दिया क्या? हाँ हाँ, पूछने के अलावा कोई काम है तुझे दूसरा? अपने फावड़े जैसे दांतों से बस खाना खाती रहती है सारा दिन। सुन, अगले हफ्ते तेरी बुआ आ रही है लड़के वालों के साथ। उनके सामने ना अपनी ये बत्ती से मत चसइयो, मुंह बंद करके बैठियो और बस मुस्कुराती रहियो। बाकी जो होगा वो मैं और तेरी बुआ देख लेंगे। अब तैयार हो जा, वरना ऑफिस लेट पहुंचेगी। जिसके बाद दिया फ्रेश होने चली जाती है। वैसे तो दिया एक बहुत समझदार और चुलबुली सी लड़की थी, जो अपने आसपास के लोगों के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाया करती थी। लेकिन उसकी एक परेशानी थी कि उसके ऊपर के दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, जिसके कारण वो जब भी बोलने के लिए मुंह खोलती तो शब्द से पहले उसके दांत निकल आते थे और साथ ही उसे बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती थी, जिसके कारण लोग उस पर हंसा करते थे। और ऐसे ही एक दिन वो ऑफिस से घर आ रही होती है। तभी एक दुकान पर रुककर वो बोलती है, भैया एक थम्स अप की बोतल देना जरा। हाँ ये लो मैडम जी। ये लीजिए पैसे। भैया जरा ओपनर तो दे दो, इसका ढक्कन कैसे खोलूं? अरे मैडम जी, ओपनर की क्या जरूरत है? आपके फावड़े जैसे दांत किसी ओपनर से कम है क्या? इनको यूज कर लीजिए। चुप करके ना ओपनर दे दो, वरना इन्हीं फावड़े जैसे दांतों से ना तुम्हारी बॉडी घायल कर दूंगी मैं। उसकी बात सुनकर दुकानदार की बोलती बंद हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन उसके घर अवनीश नाम के लड़के का रिश्ता आता है और दिया सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बना कर लाती है। अवनीश उसे देखते ही उसमें खो जाता है और उसकी माँ मीता को भी दिया पहले ही नजर में भा जाती है। और जैसा कि दिया की माँ ने कहा था, दिया उन दोनों के सामने अपना मुंह नहीं खोलती और ऐसे ही दोनों की रजामंदी के साथ उनकी शादी हो जाती है। जिसके बाद मीता दिया का गृह प्रवेश करवाती है और उससे बोलती है, बहू अपने शुभ कदम इस घर में रख और मेरे पैर छूकर आशीर्वाद ले। उसकी ये बात सुनकर ही दिया दांत दिखाकर मुस्कुराती है। तभी उसके बाहर निकले हुए दांतों को देखकर मीता हैरान हो जाती है और जैसे ही दिया उसके पैर छूती है तो मीता बोलती है, हे भगवान, तुझसे पहले तो तेरे दांतों ने पैर छू लिए। ये कैसी बहू मेरे पल्ले बांध गई। राम राम। माँ जी, वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो मेरा आपकी बहू बनने में भी कुछ अच्छा ही छुपा होगा। क्या कहते हैं क्या नहीं, वो छोड़ो। अगर तुम शादी से पहले अपने इस मुंह से कुछ कह देती तो आज बात कुछ और ही होती। क्या कर सकते हैं बेटा, पसंद तो हम दोनों को ही आई थी। अब तो चाह कर भी हम कुछ नहीं कर सकते। आओ अंदर तुम दोनों अब। और इस तरह शादी के दिन ही उसके पति और सास को उसके बाहर निकले दांतों के बारे में पता चलता है और ना चाहते हुए भी वो दोनों दिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे ही अगले दिन दिया अपने मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर बोलती है, हो गई तैयार? हाय कितनी सुंदर लग रही है तू। सच में माँ जी, आपने कह दिया, यानी मैं सच में सुंदर लग रही हूँ। बोलना जरूरी था, सिर हिलाकर बात नहीं कर सकती थी। जब तक तूने मुंह नहीं खोला था तब तक कितनी सुंदर लग रही थी, उसके बाद तो तुझे देखने का मन ही नहीं करता। माँ जी ऐसा मत बोलिए ना। मैं जो बोलूं, लेकिन खबरदार जो तूने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो। पर माँ जी चुप, एकदम चुप। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। पूरी रस्म में अपने होठों को सिलकर ही रखियो और अपने ये फावड़े जैसे दांत दिखाकर मेरी नाक मत कटवाइयो, समझी? इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है
और कुछ ही देर में पड़ोस की औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए मीता के घर आती हैं और सभी एक एक करके दिया को देखती हैं और शगुन देती है। तभी एक पड़ोसन दिया को देखकर उसे शगुन का लिफाफा देते हुए बोलती है, अरे वाह बहू रानी, इतना सुंदर मुखड़ा है तुम्हारा। इतनी सुंदर तो हमारे पूरे मोहल्ले में कोई नहीं है। हाय, तुझे किसी की नजर ना लगे। धन्यवाद आंटी जी। दिया के इतना बोलते ही उसके दांतों से होठों का पर्दा हट जाता है, जिसके बाद सब उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। और तभी दिया अपने मुंह पर हाथ रखकर मन में बोलती है, आय हाय पागल लड़की, ये क्या किया? जिसके लिए माँ जी ने तुझे इतना समझाया था तूने वही कर दिया। हाय रब्बा, अब क्या होगा? अरे मीता, तेरी बहू तो दत्तल निकली। क्या बात है, इतना सुंदर चेहरा रखने वाली के दांत ऐसे भी हो सकते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। सही कह रही हो बहन, ये मुंह दिखाई तो मुझे हमेशा याद रहेगी। क्यों मीता, सही कह रही हूँ ना? बस कर, क्यों बेचारी मीता के जले पर नमक छिड़क रही है। रस्म तो हो ही गई है, चलते हैं अब यहाँ से। इतना कहकर वो सभी वहाँ से चली जाती हैं। और उन पड़ोसनों की कही बातों को सुनकर मीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ करती भी तो क्या करती। दिया भी इन सब बातों से दुखी हो जाती है और शाम को जब अवनीश घर आता है तो दिया उसके लिए पानी लेकर आती है और बोलती है, माँ जी, मैंने खाना लगा दिया है, आ जाइए। अवनीश जी, आप भी हाथ मुंह धोकर आ जाइए। मेरा मन नहीं है खाना खाने का, तू ही ठूस ले। वैसे भी सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाकर तुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी ना। अब अपना बनाया खाना खुद ही खा। माँ क्या हो गया, क्यों दिया को इतना कोस रही हो? ना ना, मैं इसे थोड़ी, मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही हूँ, जिसने मेरे किस्मत में ये दत्तल बहू बांध दी है। मैंने इसे कितना समझाया था कि अपना ये फावड़े जैसा मुंह मत ही खोलियो, लेकिन नहीं, इसने खोला और करवा दी मेरी बेइज्जती। ठीक है ना माँ, अब इसमें दिया की क्या गलती? ये भी भला अपना कब तक मुंह बंद रखेगी। चलो अब गुस्सा छोड़ो और खाना खाने चलो। देखो, आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ, मैं भी नहीं। तो फिर बोली, चलो भी माँ। जिसके बाद मीता गुस्सा छोड़कर दोनों के साथ खाना खाने लगती है और ऐसे ही समय बीतता जाता है। और एक दिन दिया किचन में कुछ ढूंढ रही होती है, तभी वहाँ अवनीश आकर बोलता है, अरे दिया, क्या खो गया, क्यों परेशान हो? आय हाय, देखिए ना, चाकू पता नहीं कौन से कोने में घुसा बैठा है, मिल ही नहीं रहा है। माँ जी से पूछती हूँ। माँ जी, जरा एक बार किचन में आना। हाँ बोल, क्या हो गया? माँ जी देखिए ना, मैं सब्जियाँ काटने बैठी थी तो चाकू नहीं मिल रहा। आपने कहीं देखा है क्या? अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही है? अपने दांतों से ही काट लेना सब्जियाँ। दिया अपनी सास की बातों का बुरा नहीं मानती, लेकिन अवनीश को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अगले ही दिन वो दिया को एक डेंटिस्ट के पास लेकर जाता है और डेंटिस्ट दिया के दांतों का एक्सरे करके उससे बोलता है, दिया जी के दांत औरों की तरह नॉर्मल हो सकते हैं, जिसके लिए हम इनके दांतों पर ब्रेसेस लगाएंगे, जिससे इनके ऊपर के दांत कुछ ही समय में अंदर हो जाएंगे। इसके लिए आपको हर मंथ क्लिनिक आना होगा, जिसमें हम आपके ब्रेसेस को टाइम टू टाइम टाइट करेंगे, जो कि आपके दांतों को पीछे की ओर पुश करेंगे, जिससे आपके दांत वापस से शेप में आएंगे। डॉक्टर, इस प्रोसेस में दर्द भी होगा क्या? हाँ, लेकिन बहुत ही माइनर सा। लेकिन थोड़े से दर्द से आपके दांत ठीक हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई नुकसान है। ठीक है डॉक्टर, हम इसके लिए तैयार हैं। जिसके बाद डेंटिस्ट दिया के दांतों में मेटल ब्रेसेस लगा देता है और अवनीश भी टाइम टू टाइम दिया को क्लिनिक ले जाया करता। और बीतते समय के साथ दिया के दांत धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसके दांत नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद अवनीश अपनी माँ से बोलता है, लो माँ, अब दिया को फावड़े से मुंह की नहीं कहकर बुलाओगी ना? नहीं बेटा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है बहू से। इतना बोलकर वो अपनी बहू को गले लगा लेती है। जिसके बाद दिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी है माँ जी को मुझसे। क्या बात है भाभी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी हॉरर मूवी की चुड़ैल आप में घुस गई है, जिस तरह से आप मेरी माँ को कह रही हो। देखो मोना, तुम ऐसे मत कहो मुझे। उन दोनों की तू मैं को सुनकर राहुल का दिमाग सनक रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ आप दोनों, मुझ पर तरस खाओ, मुझे अभी और जीना है। आप दोनों की बकबक सुनकर मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। राम की अरेंज मैरिज भोली के साथ हुई थी। वो उससे बहुत परेशान रहता क्योंकि वो बहुत बोलती थी
इसीलिए वो उसे चैटर बॉक्स बुलाता। एक दिन ऐसे ही राम उसे कमरे में खाना लाने को बोलता है। मेरी चैटर बॉक्स, मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? भोली अपने आप में कुछ बोल रही थी और ये देखकर राम दोबारा बोलता है। ओ हेलो मैडम, किससे बात कर रही हो? मुझे थोड़ा खाना चाहिए, लाकर दे दो प्लीज। थोड़ा खाना? अरे ये थोड़ा खाना क्या होता है? खाना है तो अच्छे से पेट भर कर खाओ ना। और ये थोड़ा थोड़ा क्या होता है? और तुम्हें भूख लगी है तो मुझसे क्यों कहते हो खुद से खाना क्यों नहीं ले लेते? अरे मेरा नाम भोली है और तुम क्या ये चैटर बॉक्स बोलते रहते हो? मैं कोई चैटर बॉक्स नहीं हूँ। चैटर बॉक्स बोलना है ना तो अपनी माँ को बोला करो। तुम्हें क्या मैं व्हाट्सएप या मैसेंजर की ऑनर देखती हूँ? अरे बस बस, बाप रे बाप, क्या खा के पैदा किया है तुम्हें जो बिन बादल कभी भी बरसात कर देती हो? खाना ही तो मांगा था, बिना ब्रेक की गाड़ी में सवार बदमाश। मेरा मुंह मत खुलवाया करो तुम। ऐसे कैसे? तुम ना बोलो तो मुझे लगता है मैं बहरा हो गया हूँ। तुम्हारी आवाज मुझे कोयल की कूकू से भी ज्यादा तीखी, अरे मेरा मतलब मीठी लगती है। बस बस, ज्यादा शान पत्ती नहीं करो मुझसे। मैं खाना लाकर नहीं दूंगी, जाओ जाकर किचन से खुद ले लो खाना। अरे यार तुम भी ना। राम किचन में जा ही रहा था कि तभी उसकी माँ शोभा उसे देखकर पूछती है। तू रसोई घर में क्या कर रहा है? अरे माँ, मैं खाना लेने आया था। क्यों, तेरी बीवी आराम कर रही है क्या? नहीं माँ जी। अभी बताती हूँ इसे। हे भगवान, आज तो लंका लग गई। अब आप ही सहारा हो, इस महाभारत के अंत तक बचा लेना भगवान मुझे। शोभा थोड़ा गुस्से में राम के कमरे में जाती है जहाँ भोली अपने फोन पर चैटिंग कर रही होती है और जो वो चैट पर लिख रही थी वही मुंह से बोल भी रही थी। ये देखकर शोभा बोलती है। ओहो, देखो तो मैडम गाना गा रही है। पैर दबा दो बहू। नहीं नहीं, कमर दबा देती हूँ। सारे घर का काम करके थक गई होगी ना मेरी लाडो। अरे माँ जी क्या हुआ? देख तो जरा इसे, एक नंबर की अखाड़े की चैंपियन है। बस लड़ने को कह दो इसको। इसकी अकड़ तो 7वें आसमान को छू रही है। ये रोज रोज के कलेश से मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। आप लोग रहना यहाँ शांति से। हाँ हाँ जा, और भूल कर भी वापस आने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे जाने के बाद ही पता चलेगा कि मेरी क्या वैल्यू है इस घर में। भोली अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए बोलती रहती है और अपना बैग पैक करती है और उसे देखकर शोभा वहाँ से चली जाती है। राम उसे रुकने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं सुनती और घर से चली जाती है। राम अपने आप से बोलता है। अरे यार, ये गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और राम भोली को मिस करता है। वो उसे कॉल मिलाता है और इधर भोली भी राम के कॉल का इंतजार कर रही होती है और वो कॉल को पिक करके बोलती है। हेलो। और मेरी चैटर बॉक्स, कैसी हो मुझसे दूर रहकर? तुमसे दूर रहकर थोड़ी बोर हो रही हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हारी माँ से दूर होकर बड़ी शांति मिल रही है। यहाँ कोई टर टर नहीं करता। यहाँ तो बस कोयल की सुरीली सी कूकू आती है और यहाँ कोई मेरा दिमाग खराब नहीं करता। मैं अपनी जिंदगी की सुहानी सुहानी यादें गिन रही हूँ यहाँ पर। ओ भाई साहब, मेरी माँ की इतनी तारीफ मुझे हजम नहीं हो रही है। इतना ज्यादा बकवास करने का टैलेंट तुम में आया कहाँ से मेरी भोली? तुम फिर से शुरू हो गए। पहले मुझे ये बताओ कि इतने दिनों से तुम कहाँ पर थे? एक कॉल, एक मैसेज कुछ नहीं किया तुमने और आज बड़ा भर भर के मक्खन लगा रहे हो मुझे। तुम घर आ जाओ यार, तुम्हारी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए हैं। तो ठीक है, कल आ जाओ मुझे लेने। ठीक है मेरी माँ, कल ही आता हूँ। ओ मिस्टर, मुझे अपनी माँ का दर्जा मत दो। उनके जैसे जिस दिन बन गई ना तो इस दुनिया का कल्याण हो जाएगा। अच्छा मैडम, मैं फोन रखता हूँ, कल आता हूँ सुबह सुबह ही। राम फोन रखकर सो जाता है और अगली सुबह ही भोली को लेने उसके मायके जाता है जहाँ भोली उसका इंतजार कर रही होती है। राम सामने से आता है और उसे देखता है। वो अपने आप से बातें करते हुए हंस रही थी और उसे देखकर राम उससे बोलता है। क्यों हंस रही हो? मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ क्या? अरे तुम कब आए? तो तुमने मुझे देखा भी नहीं, मुझे लगा मुझे देखकर हंस रही हो तुम। अरे तुम कोई जोकर हो? तुम्हारे 5 कान है या फिर तुम्हारी गोल सी नाक है जो तुम्हें देखकर मैं जोर जोर से हंसूं? मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग है ना घुटनों में चला गया है, इसलिए तुम ऐसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। वाह जी वाह, मैं बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ? तुम ही मुझे कंफ्यूज कर रही हो। वैसे यहाँ मुझे तुम्हारे अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो तुम किससे बातें करके हंस रही थी? अपने आप से। बड़ी पागल औरत है। अब चलो भी। राम उसे घर ले आता है और शोभा अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ सोफे पर बैठी होती है। उन्हें देखकर भोली मन ही मन में बड़बड़ाना शुरू कर देती है।
शोभा उसे देखते ही नाक सिकोड़ते हुए बोलती है। देखो तो कौन आया। शोभा की सहेलियां एक एक करके उसे ताने मारते हुए बोलती है। तेरी बहू तो तुझे आते ही मन में गालियां दे रही है, देख तो। ये नींद में भी ऐसे बोलती है क्या? हाँ हाँ, नींद में बोलती ही नहीं, किक भी मारती है। शोभा और उसकी सहेलियां उसका बहुत मजाक उड़ाती है और ये सब देखकर भोली को गुस्सा आता है और वो अपने आप से बातें करते हुए अपने कमरे में चली जाती है। राहुल भोली को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है और वो उसे उदास देखकर उससे पूछता है। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? अरे देखो ना, माँ जी मेरे बारे में क्या अनाप शनाप बक रही है। बोलती है कि मैं नींद में बड़बड़ाती हूँ और ये बात ये पूरे मोहल्ले में मिठाइयों की तरह बांट रही है। अरे ये क्या बोल रही हो भाभी? या तो आपके कान खराब हो चुके हैं या तो माँ का दिमाग खराब हो चुका है। मेरे कान सही सलामत है देवर जी। ये बातें सुनकर मोना भोली के कमरे में जाती है और बोलती है। क्या बोला आपने भाभी? आपकी जुबान कुछ ज्यादा ही तेज नहीं चल रही? राहुल को उन दोनों की बातें सुनकर गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर चिल्लाते हुए बोलता है। क्या टॉर्चर करती हो तुम औरतें, एकदम 3rd डिग्री। मेरा तो दिल ही दहक जाता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनते ही राम वहाँ आता है और गुस्से में बोलता है। तुमने मेरी बीवी को समझ क्या रखा है? जब देखो तब उसे उल्टा सीधा बकते रहते हो। अरे वो कुछ नहीं कहती किसी को, तो इसका क्या मतलब? उसकी बातें सुनकर शोभा और उसकी फ्रेंड भी वहाँ आती है। शोभा राम को बोलती है। बड़ा बीवी की तरफदारी कर रहा है। तो झूठ क्या बोला मैंने? भोली ने घर में कदम रखा भी नहीं था। आप और आपकी सहेलियां ताने मारने से पीछे नहीं हटी। उसने तो आप लोगों को कभी जवाब भी नहीं दिया पलटकर। तेरी बीवी तो जैसे दूध की धुली है, मुंह में ही अनाप शनाप बड़बड़ाती रहती है सबके बारे में। माँ वो आपकी इज्जत का ख्याल करती है, तभी वहाँ आपसे जुबान नहीं लड़ाई। लोगों के बीच आपकी इज्जत को बनाए रखने के लिए उसने आपको कुछ नहीं कहा। मन में तो हमेशा बुरा ही सोचती है हम लोगों के बारे में। माँ वो बोलती ज्यादा है, लेकिन किसी को गलत नहीं बोलती, जैसे कि आप उसको बोलते हो। राम की बात सुनकर सभी राम की बातों को समझते हैं और भोली से माफी मांगते हैं। भोली उन लोगों को माफ कर देती है और खुशी खुशी उनके साथ रहती है। ठंड के मौसम में अलीशा अपने दोस्त विक्की के साथ मजे से भुट्टा खा रही होती है और बोलती है। दिसंबर की ठंड में गरम गरम भुट्टे खाने में क्या मजा आता है यार। सही कहा तूने। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से एक कैप पहने लड़की आती है, जिसे देखकर विक्की का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। तभी उसके हाथ से भुट्टा भी छूटकर जमीन पर गिर जाता है और अलीशा बोलती है। ओए घोचू, पागल है क्या? 10 रुपए का भुट्टा बर्बाद कर दिया। अबे तुझे 10 रुपए की पड़ी है, वहाँ इतनी सुंदर लड़की निकली जा रही है। कौन? वो टोपे वाली? टोपा होता होगा तेरे गांव में। कैप बोल यार, एक तो इतनी सुंदर लड़की, ऊपर से कैप पहनकर कितनी क्यूट लग रही है। क्यूट लग रही है? अबे कहाँ से? लड़कियाँ स्कार्फ में अच्छी लगती है, टोपे वोपे में नहीं, समझा? अच्छा, इसलिए तो इतनी सर्दी में कैप नहीं पहनती। पहना कर पागल, अच्छी लगेगी। हैं? सच में? मुझ पर कैप अच्छी लगेगी क्या? चल तू कहता है तो किसी दिन पहनाऊंगी। जिसके बाद दोनों भुट्टे वाले को पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और मौसम में ठंडक बढ़ने लगती है और एक दिन अलीशा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल रही होती है। तभी उसकी माँ सरिता उसे टोकते हुए बोलती है। अलीशा बेटा, सर्दियाँ बढ़ गई हैं, ठंडी हवा चल रही है, सरकार को ढक कर रखा कर, ठंड लग गई तो बीमार हो जाएगी। अरे माँ इतनी चिंता मत करो इसकी, ये इंसान थोड़ी है, इसको कहाँ ठंड लगती है। बस हो गई ना जलन। माँ, मैं अपना स्कार्फ ढूंढ रही थी कमरे में, कहीं मिल ही नहीं रहा था, इसलिए ऐसे ही जा रही हूँ। हाँ, वो मैंने धो दिया है इसलिए, और अभी तक सूखा भी नहीं होगा। तू रुक, मैं तेरे लिए एक टोपा लेकर आती हूँ जो मैंने अपने हाथों से बुना है। इतना कहकर वो कमरे में जाती है और एक सुंदर सी रेड कलर की कैप लेकर आती है और अलीशा को पहना देती है। तभी अलीशा बोलती है। माँ, ये क्या है? आपने मेरे सारे बालों की ऐसी कम तैसी कर दी, अब मुझे सारा दिन कैप लगा के रखनी पड़ेगी। देखा माँ, कह रहा था ना मैं, इसकी कोई चिंता करे तो इसको हजम नहीं होता। इसको ठंड की नहीं, अपने हेयर स्टाइल खराब होने की ज्यादा चिंता है। आजकल के बच्चे भी ना, ठंड से ज्यादा इनको फैशन की चिंता होती है। जा अब और सुन, खबरदार अगर सर से टोपा उतारा तो। सरिता के इतना कहते ही अलीशा वहाँ से चली जाती है
और जब कॉलेज जाती है तो उसकी दोस्त तनीषा उसकी सुंदर सी कैप को देखकर बोलती है, क्या बात है, आज स्कार्फ की जगह कैप पहन कर आई है, अच्छी लग रही है। देखा, मैंने कहा था ना तुझ पर कैप अच्छी लगेगी। वैसे कहाँ से ली इतनी सुंदर कैप? अरे यार, कहीं से नहीं ली, माँ ने बनाई है, उन्होंने ही जबरदस्ती पहना दी, ऊपर से मेरे बाल भी खराब कर दिए, अब मैं इसे उतार भी नहीं सकती। अच्छा, ये हैंडमेड है तभी इतनी अच्छी लग रही है। वैसे बाजार में भी विंटर कैप्स की काफी वैरायटी आ गई है। अच्छा, वैसे बाजार से मुझे याद आया कि मुझे सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग करनी है, नेक्स्ट वीक चलते हैं हम। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी कुछ सामान लेना है, चल लूंगी अगले हफ्ते। फिलहाल तो क्लास चल ले अब। जिसके बाद तीनों अपनी क्लास लेने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद अलीशा तनीषा के साथ सर्दियों की शॉपिंग के लिए जाती है, जहां वो एक कैप की शॉप में जाती है और तरह तरह के विंटर कैप्स को देखकर हैरान हो जाती है और एक शॉप की एम्प्लॉय से बोलती है, आपकी शॉप में तो टोपे, आई मीन टू से कि विंटर कैप्स के हर तरह के डिजाइन है। यस मैम, हमारे पास लेडीज के लिए विंटर कैप्स की बहुत वैरायटी है, जैसे बैनी, बैरेट, क्लोश, गेट्स बाय, न्यूज बॉय कैप्स। आप बताइए कौन सी लेना पसंद करेंगी? यार तनीषा, ये सारे नाम तो कसम से मैंने पहली बार सुने हैं। अरे यार, नाम में क्या रखा है, अपने लिए तो सब कैप ही है, तू पसंद कर लेना। तनीषा के कहने पर अलीशा कैप्स को देखने लगती है और उनमें से एक कैप को उठाकर बोलती है, अच्छा, आपने जो इतने नाम बताए थे उनमें से ये कौन सी है? आपकी चॉइस काफी अच्छी है मैम, इसे ट्रैपर कहते हैं और आजकल ये काफी फैशन में भी चल रहा है। ओए तनीषा देख, अच्छी लग रही है ना, एक काम करती हूँ, 2-3 और ले लेती हूँ। हाँ, मेरे लिए भी एक दो पसंद करना। इतना बोलकर दोनों अपने लिए कैप्स ले लेती है और कुछ ही देर में अलीशा मार्केट से घर आती है और उसके हाथ में इतने सारे थैले देखकर उसका भाई चंदू बोलता है, लो माँ, आ गई आपकी लाडली। पैसे उड़ाकर मेरे लिए कुछ लाई कि नहीं, या सब कुछ अपने लिए ही खरीदा है? मैं अपने लिए शॉपिंग करने गई थी, ना कि तेरे लिए, समझ गया? चुप करके बैठ जाओ। तुम दोनों कभी प्यार से बात नहीं कर सकते क्या? जब देखो तब मुंह से मिर्च ही निकालते हो। माँ, आप ये सब छोड़ो ना, देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। इतना कहकर अलीशा शॉपिंग बैग से सारी कैप्स को निकालकर उसे दिखाती है और बोलती है, देखो ना माँ, कितने सुंदर सुंदर टोपे हैं, वो भी अलग अलग डिजाइन के। अच्छा, उस दिन तो टोपा पहनने में इतने नखरे कर रही थी महारानी कि माँ आपने मेरे बालों की ऐसी की तैसी कर दी, और अब खुद बाजार से इतनी कैप्स लेकर आ गई। हाँ अलीशा बेटा, तुझे और टोपे चाहिए थे तो मुझसे बोलती, मैं तेरे लिए बुन देती। फालतू में इतने पैसे खर्च कर दिए तूने इन सब पर। क्या माँ, आप इस टाइप के टोपे ना कभी नहीं बुन पाओगी। आप बस वो एक सीधा सा गोल सा टोपा बुन के मुझे दे दोगी, और वैसे भी टाइम के साथ साथ कुछ नया ट्राई करना चाहिए। इतना कहकर वो अपने शॉपिंग बैग्स लेकर अपने कमरे में जाती है और लाई हुई कैप्स को पहनकर ट्राई करने लगती है, जिसके बाद से वो हमेशा ही कैप पहनने लगती है, चाहे वो कहीं भी बाहर जाए या फिर घर ही क्यों ना रहे। हर वक्त अपने सर पर अलग अलग कैप पहनकर ही घूमा करती। ऐसे ही एक दिन वो सुंदर सी कैप पहनकर कॉलेज जा रही होती है। तभी वो एक बाइक के सामने आ जाती है, लेकिन तभी बाइक पर बैठा निशांत नाम का लड़का अचानक से ब्रेक लगाता है और अपना हेलमेट उतारकर अलीशा को देखता है और मन में बोलता है, ओहो, आज तो दिन बन गया, सुबह सुबह लड़की के दर्शन हो गए। पर निशांत बेटे, कंट्रोल कर, इतना मत खुश हो, समझा? ओ टोपे वाली मैडम, अरे मारने का इरादा है क्या? देखो, मैं जानबूझकर सामने नहीं आई थी, समझ गए तुम? और ये क्या टोपे वाली बोल रहे हो? तमीज से बात करना नहीं आता? अब नाम तो पता नहीं है, तो समझ आया वही बोल दिया। वैसे आप इस सुंदर सी कैप में बहुत क्यूट लग रही है। कहीं जाने की जल्दी है तो लिफ्ट दे दूं? नो थैंक्स। वैसे मेरा नाम अलीशा है, कभी दोबारा मिले तो नाम से बुलाना। तो आप चाहती हैं कि हम दोबारा मिले? ऐसा नहीं है, पर जस्ट इन केस अगर हम दोबारा मिले तो मेरा नाम ले लेना। इतना कहकर अलीशा वहाँ से मुस्कुराकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और एक दिन फिर किसी बहाने से अलीशा और निशांत एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी निशांत बोलता है, अरे आप तो वही टोपे वाली ओ सॉरी अलीशा है ना? पहचान लिया आपने? अरे पहचानना तो था ही। वैसे भी आपने उस दिन यही कैप पहनी थी।
और आप इस कैप में ना बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही दोनों बातें करते हैं और एक दूसरे से अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और बीतते समय के साथ दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और अलीशा जब भी उससे मिलने आती तो हर बार न्यू कैप पहन के आती और ऐसे ही एक दिन निशांत अलीशा से बोलता है। अलीशा यार, तुम हमेशा कैप पहन कर रखती हो, कभी इसे पहनना भूल भी जाया करो भाई। क्यों, मुझ पर कैप अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि कभी कैप को उतार कर अपनी लहराती जुल्फे भी दिखा दिया करो। और अब तो इतनी सर्दी भी नहीं है जो हमेशा कैप पहन कर रखती हो। अरे क्या फर्क पड़ता है, और वैसे भी जिस दिन मैं कैप नहीं पहनती ना, मुझे अपना सर खाली खाली सा लगता है। उसकी बात सुनकर निशांत कुछ नहीं बोलता। कुछ ही देर में अलीशा घर आती है और उसके हमेशा कैप पहनने की वजह से उसकी माँ परेशान होकर बोलती है। अलीशा, चलिए टोपा उतार, मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। 2 हफ्ते हो गए हैं, रूखे हो गए होंगे तेरे बाल। माँ, मुझे नहीं लगवाना बालों में तेल, मैं तो कैप नहीं उतारूंगी। हाँ माँ, रहने दो, ये टोपा महारानी अपना टोपा तो उतारने से रही, आप मेरे सर की ही मालिश कर दो। तभी अलीशा अपने कैप को लेकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है और उसी रात को चंदू अलीशा के कमरे में जाकर उसकी अलमारी से सारी कैप्स उठाता है और वो कैप भी उठाता है जो उसने सोते हुए पहनी थी, जिसके बाद में वो सबको पानी से भरी बाल्टी में डाल देता है। सुबह जब अलीशा तैयार होकर कैप लेने के लिए अलमारी खोलती है तो कैप्स को वहाँ ना पाकर वो हॉल में आकर बोलती है। माँ, मेरी सारी कैप कहाँ चली गई? अलमारी में एक भी नहीं है। वो तो माँ ने धोने के लिए डाल दी, जा देख ले, भीगी पड़ी होगी। ऐसा कहकर चंदू अपनी माँ को इशारा कर देता है और उसका इशारा समझकर सरिता बोलती है। हाँ, धोने के लिए रखी है मैंने, सूखने में 2 दिन तो लगेंगे ही, उसके बाद उन्हें पेटी में रख दूंगी। वैसे भी सर्दियाँ तो जा ही चुकी है। ये सुनकर अलीशा अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।